ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तराखंड में धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस पर कर सकती है यूसीसी लागू, बना ऐतिहासिक फैसला। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने की मुख्यमंत्री आवास कूच, एक राष्ट्रीय एक चुनाव का किया समर्थन। प्रदेश में 4 अक्टूबर से शुरू होगा खेल महाकुंभ, खिलाड़ियों पर होगी इनामों की बारिश। शिक्षा विभाग को मिले 292 और अतिथि शिक्षक विभाग के अधिकारियों को निर्देश, 1 सप्ताह के भीतर होगी तैनाती। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर को प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू कर सकती है। यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है। वहीं भाजपा वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन का कहना है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया गया है और सरकार इसे लागू करने जा रही है। यूसीसी में जो नियम है उन पर लोगों के साथ चर्चा करने के बाद नियमावली तैयार की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कभी-कभी प्रक्रिया में समय लग जाता है, लेकिन मूल कार्य पूरा हो चुका है। केंद्र और राष्ट्रपति की सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में यूसीसी को लेकर जो कार्य किया है वो एक ऐतिहासिक कार्य है। देखिए, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया गया और उसको लागू करने जा रहे हैं। जहाँ तक इसमें नियमों का सवाल है तो उस पर काम चल रहा है और उसमें लोगों से चर्चा करने के बाद पूरी परिनियमावली तैयार हो रही है और कभी कभी इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लग जाता है। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि थोड़ा समय लगेगा, ये अपने आप में कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मूल आपका है कार्य वो हो चुका, उसके ऊपर जो है केंद्र से माननीय राष्ट्रपति जी की सहमति बन चुकी और उसका पूरा जो ड्राफ्ट है वो जनता के सामने है और उस पर सबने सहमति दी है और इसी आधार पर देश के अन्य राज्य भी उसका अनुकरण करने की तैयारी में है और वहाँ पर भी ये कार्य प्रारंभ हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो उत्तराखंड में कार्य किया यूसीसी को लेकर के, वो निश्चित तौर पर अपने आप में ऐतिहासिक है। जहाँ तक थोड़ा समय लगने की बात है तो कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए, जिसे कल उस पर कोई विवाद खड़ा हो या कोई उसको लेकर के अन्यथा टिप्पणी करे, तो ऐसे पूरी सावधानी बरतने के लिए थोड़ा समय कभी कभी लग जाता है। आज शहीद भगत सिंह की 28 सितंबर को 116वीं जयंती मनाई जा रही है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यालय में भी शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई और उनको श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के सचिन थपलियाल ने कहा कि भगत सिंह को कोई भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हम एक मांग सरकार से करना चाहते हैं कि शहीद भगत सिंह की कोई भी मूर्ति पूरे देहरादून में कहीं नहीं लगाई गई है। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है और हम चाहते हैं कि शहीद भगत सिंह की मूर्ति को यहाँ देहरादून पर स्थापित किया जाए। कहने के लिए तो भगत सिंह है नहीं, है ना। भगत सिंह को कोई भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनके जो जीवन है उसको जीना एक अपने आप में, भगत सिंह कहते हैं विचार है, एक विचार है, वो शब्द नहीं है। तो सर्वप्रथम भगत सिंह की जयंती पे समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि जैसा भगत सिंह लाहौर में जो पैदा हुआ था वो भगत सिंह आज भी दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनके विचारों पे चलने वाली एक पार्टी आज इस वैचारिक पृष्ठभूमि राजनीति में बनी हुई है, उनके नारों के साथ हम एक पार्टी को देखते हैं। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। इप्टा एकमात्र संस्था है जो मसूरी में भगत सिंह जी का कार्यक्रम हर जयंती पे रखवाती है, लेकिन उसके इतर देहरादून राजधानी, इतनी बड़ी राजधानी में मूर्ति का ना होना, ये हमारे जो यूथ है उसको कहीं ना कहीं बैकफुट पर, इस वैचारिक धारा के बैकफुट पर धकेलता है। तो मांग करते कि भगत सिंह की मूर्ति देहरादून में स्थापित। मिशन निदेशक NHM उत्तराखंड स्वाति एस भदौरिया ने PPH की रोकथाम को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि केवल जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को प्रसव के दौरान व्यापक क्रॉस सेक्टरल समर्थन प्रदान करने के लिए रणनीतियों को लागू करना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि प्रत्येक परिवार में महिलाओं का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं के अस्वस्थ होने की स्थिति में बच्चों और
परिवार के सभी सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन वहीं उत्तराखंड में मातृ स्वास्थ्य के उन्नयन के लिए स्वास्थ्य इकाई के स्तर पर और समुदाय स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है, ताकि प्रत्येक गर्भवती महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सके और मातृ मृत्यु में कमी लाई जा सके। जो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है उत्तराखंड का, वो अभी थोड़ा सा चिंताजनक है, जबकि हमारा IMR और नियोनेटल मोर्टेलिटी ये हम काफी बेहतर कर रहे हैं इसमें। तो उसी के लिए ये एक बहुत ही पॉइंटेड प्रयास है कि जिससे हमारा PPH जो है पोस्टपार्टम हैमरेज, वो मेजर रीजन होता है। तो हमारे जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स है, प्रोफेशनल बॉडीज हैं, सभी को आज यहाँ पे इन्वाइट किया गया है और कि वहाँ पे हमारे क्या कारण होते हैं, हम उससे क्या सीख सकते हैं और हम उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये क्रॉस लर्निंग का भी प्लेटफॉर्म रहेगा और आगे भी हम इसको फॉलो अप करते रहेंगे कि इसका ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से हो जाए और इससे हमारी महिलाओं को, हमारे पूरे सोसाइटी को इनफैक्ट इससे काफी लाभ होगा और ये उसी डायरेक्शन में एक प्रयास है और इसी प्रकार के प्रयास आगे भी किए जाते रहेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मूल निवास और भू कानून पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से ही मूल निवास और भू कानून के मुद्दे को उठाती आ रही है, जिसके कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा एक कदम उठाया गया है। वहीं धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड में भू कानून सबसे बेहतरीन और सशक्त नारायण दत्त तिवारी की सरकार लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक श्वेत पत्र जारी कर ये बताई कि भाजपा के शासन में जितने बाहरी लोगों ने स्कूल कॉलेज अस्पताल के नाम पर जमीन को खरीदा था, उनमें से कितनी जमीनों पर स्कूल कॉलेज और अस्पताल बने हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस के शासनकाल का श्वेत पत्र जारी करे, फिर ये पता लगेगा कि अभी जो अस्पताल कॉलेज ऑफ इंडस्ट्री उत्तराखंड में खुले हैं, ये सभी कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी की सरकार में आए थे। साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने सरकार से मांग की है कि राज्य गठन के बाद से अब तक जमीन की खरीद बिक्री का भाजपा श्वेत पत्र जारी करे। भू कानून के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य हमने सुना भी और पढ़ा भी। हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड में भू कानून सबसे बेहतरीन, सबसे सशक्त नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार लेकर के आई थी और नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने 2003 में जो उत्तर प्रदेश का अधिनियम था 1950 का, उसकी धारा 154 में बाकायदा संशोधन करके और उत्तराखंड के अंदर ये प्रतिबंध लगाया था कि किसी को अगर आवासीय उपयोग के लिए भूमि चाहिए तो 500 वर्ग मीटर ले सकता है, उद्योग के लिए या किसी मेडिकल कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए अगर कोई यहाँ पर लैंड लेना चाहता है तो 12.5 एकड़ की सशर्त कि जिस प्रयोजन के लिए लेगा उसका यूज़ करेगा, नहीं करेगा तो वो राज्य की सरकार में निहित हो जाएगी। इससे बेहतर कानून राज्य में हो नहीं सकता था। न तो निवेश रुक रहा था, न किसी को हम ये कह रहे थे कि भाई हमारे राज्य में मत आओ तो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने आओ, अगर आपको मकान बनाना है तो आप 500 वर्ग मीटर ले लो। ये कानून था तिवारी जी का। उसको नष्ट भ्रष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 से लेकर के और 2000 आज की तारीख तक जो सरकारें रहीं, त्रिवेंद्र सिंह जी की, तीरथ सिंह जी की, पुष्कर सिंह धामी 1, पुष्कर सिंह धामी 2, इन सरकारों ने इनको नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया। अब आप बड़े महात्मा बन रहे हो, सख्त भू कानून लाएंगे। पहले ये बताओ कि हमारे जो भू कानून था उसको नष्ट भ्रष्ट किसने किया। हम वाइट पेपर की मांग कर रहे हैं। 2002 से लेके अब तक राज्य में जिन जिन लोगों ने जिन जिन प्रयोजनों के साथ ज़मीन खरीदी है उसका उपयोग किसके लिए किया, किन लोगों ने ज़मीन खरीदी है, कितनी ज़मीन बिकी है, किस किस ने ज़मीन खरीदी है, ये सारा वाइट पेपर में आना चाहिए। श्वेत पत्र की हम मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में आने वाले त्योहारी सीजन में पटाखा व्यापारियों पर GST की इस बार पैनी नजर रहने वाली है। वहीं विभाग के पास इस तरह के इनपुट है कि पटाखा व्यापारियों जो अपना टर्नओवर छुपाते हैं और उत्तराखंड में आने वाले पटाखे या फिर पटाखे में व्यापार करने वाले व्यापारी टैक्स देते समय तो इनका मूल्य काफी कम दिखाते हैं, लेकिन जब यही पटाखे मार्केट में आते हैं तो उस समय इनका रेट काफी बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे में अब GST डिपार्टमेंट पटाखा व्यापारियों पर कड़ी नजर रखने वाला है। आपको बता दें कि पटाखे 28% GST के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में पटाखा व्यापारियों द्वारा अपना रेवेन्यू छुपाकर प्रदेश में टैक्स चोरी का राजस्व को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस बार GST डिपार्टमेंट ने अभी से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पूरे मामले पर वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा है कि उनके द्वारा विभाग में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी टैक्स चोरी की जा रही है वहां पर टैक्स चोरी करने वालों के लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा जाना है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि जो व्यापारी ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाना है।
देखिए, कोई भी जहां हमें जीएसटी कलेक्शन करने की जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं। आपको जानकारी दे रहा हूं, कल भी हमारे द्वारा ऐसे बहुत सी कंपनीज़ के खिलाफ अभियान छेड़ा गया और ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने जिस प्रकार से आईटीसी लेने के लिए कुछ फर्जी फर्में बनाई थी उससे भी हमें एक प्राप्ति हुई है, क्योंकि कुछ हमारे अंदरूनी कार्य होते हैं जिसका हम खुलासा जल्दी से नहीं करते हैं। लेकिन आपने यदि सवाल किया तो मैं उसके सापेक्ष ये जवाब आपको दे रहा हूँ कि जहाँ भी हमें कहीं लगती है, कहीं कर चोरी की बात आती है, कहीं जानबूझ के या किसी भी रूप में फर्जी फर्म बना के कुछ भी ऐसी काम करने की जो लोग कोशिश करते हैं उस पर हम कड़ा प्रहार करते हैं। और ऐसे अनेकों उदाहरण मेरे सामने हैं कि जीएसटी का जिस प्रकार से लोगों ने चोरी का एक धंधा बना दिया था, आज उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण है। उत्तराखंड त्रिसत्र पंचायत संगठन ने आज मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रहे हैं, जिसको लेकर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संभाल ने कहा है कि मोदी सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव को जो अपनी कैबिनेट में पास किया है उसका वे समर्थन करते हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में जो दोहरी प्रथा पंचायत चुनाव की चल रही है उसको खत्म करने की मांग को लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री से वार्ता की गई थी, जिसको लेकर 2 महीने पूर्ण होने के बावजूद भी उस मांग को लेकर सकारात्मक जवाब न आने पर आज मुख्यमंत्री आवास कूच किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ मांगे ये है कि पंचायत चुनाव में ये दोहरी चुनाव प्रथा जिसमें कि 12 जिलों और 1 जिले के चुनाव अलग अलग हो रहे हैं उसको खत्म करके एक साथ 13 जिलों के पंचायत चुनाव एक साथ किए जाए, ताकि ये दोहरी प्रथा पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड राज्य में चल रही ये समाप्त हो पाए और एक साथ 13 जिलों में पंचायत चुनाव हो सके। और अगर आज मुख्यमंत्री इन मांगों को स्वीकार कर लेते हैं तो सभी संगठन के लिए खुशी खुशी वापस अपने घर चले जाएंगे, अन्यथा ये कूच विकराल रूप ले सकता है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन अपनी केवल एक मांग, एक राज्य एक पंचायत चुनाव, माननीय मोदी जी का जो स्वप्न उन्होंने पूरे भारतवर्ष के लिए देखा है, उसी स्वप्न को हम उत्तराखंड में भी लागू करवाना चाहते हैं। उसी की मांग को लेकर कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए अपनी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास किया है, वैसे ही हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी जो दोहरी पंचायत चुनाव की प्रथा चल रही है, उत्तराखंड एक राज्य 2 पंचायत चुनाव, तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जो शेष 12 जनपदों का चुनाव है वो हरिद्वार जनपद के साथ करा के माननीय धाकड़ धामी इसमें एक राज्य एक पंचायत चुनाव की प्रथा को उत्तराखंड में लागू करें। क्योंकि आपने देखा कि पूर्व में भी आया कि हम निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा कि जब उत्तराखंड में दोहरी पंचायत चुनाव की प्रथा चल रही है तो ये एक राज्य और एक निकाय चुनाव कैसे संभव है। विद्यालय शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 292 और अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर चयनित अभ्यर्थियों को तैनाती देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सूबे के विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि राज्य के विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने प्रवक्ता सर्वंग में 851 और अतिथि शिक्षकों की तैनाती का निर्णय लिया था, जिसके तहत 2 चरणों में प्रदेश के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जा चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के तहत चमोली जनपद में विभिन्न विषयों में 43 अतिथि या शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार आज जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद उन्होंने एक निजी होटल में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने जनपद में ओवरलोडिंग और सड़क हादसों को लेकर समस्या गिनाई। उन्होंने कहा कि पुलिस की चमक धमक कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। विधायक शिव अरोड़ा ने पार्किंग की समस्या को भी कहा। वहीं पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने पुलिस और पब्लिक के बीच के विश्वास और संवाद को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि अपराधों के मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और न ही किसी तरह का कोई हस्तक्षेप सहन किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि नशे के बड़े कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि जो है ये पिछले 24 साल में जब से राज्य बना है, यहाँ पे बहुत अप्रत्याशित यहाँ समृद्धि आई है, यहाँ रोजगार बढ़ा है, यहाँ इंडस्ट्री आई है, टूरिज्म बढ़ा है, यहाँ तीर्थाटन बढ़ा है और उसकी वजह से बाहर के अपराधियों को ये लगने लगा था कि प्रदेश में आसानी से आके हम क्राइम कर सकते हैं और ये एक छवि बन गई थी कि हमारा प्रदेश सॉफ्ट टारगेट। तो ये जो गलत फहमी हमारे प्रदेश के बारे में बनी थी, ये हम सबके लिए चिंता का विषय
और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, उन्होंने विशेष रूप से इस बात का संज्ञान लेते हुए पुलिस विभाग को बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में उत्तराखंड हमारी देवभूमि ना तो बाहर के अपराधियों के लिए शरण स्थली बननी चाहिए और ना उनके लिए किसी प्रकार की कर्म भूमि। निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी एक तो बड़ा कोई अपराध होता है तो उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन हो और तुरंत खुलासे के प्रयास किए जाए, और यदि उसमें बाहर के या कहीं के भी बड़े बदमाश लिप्त हैं और जिनका की पूर्व आपराधिक इतिहास है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, या तो वो स्वर्ग सिधारेंगे या अस्पताल जाए। आज उत्तरांचल प्रेस क्लब में सोसाइटी ऑफ मिशन 4G+ गांव गंगा गांव और गायत्री और संस्कार इंटरनेशनल स्कूल बद्रीपुर ने साहित्यिक संगम काव्य संध्या का आयोजन आने वाली आगामी 1 अक्टूबर 2024 को करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में संस्कार इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक और अध्यक्ष शालीन सिंह भी मौजूद रहे, जो एक शिक्षाविद, साहित्यकार और कलाकार भी है। आपको बता दें कि दोनों संस्थाओं ने निर्णय लिया है कि प्रतिवर्ष 7 साहित्यकारों का, कलाकारों का चयन करके उनको इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से और साहित्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिससे सोशल विकास के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। बड़े पैमाने पे एक कार्यक्रम दून जनपद का उत्तराखंड में पूरे आपके सहयोग के, मीडिया जगत के सहयोग के बल पर एक साहित्यिक और कला जगत के लोगों को एक मंच प्रदान करने जा रहे हैं, जिसमें साहित्यिक जगत के 7 महान विभूतियों को हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं। वहीं हम जो काव्य पाठ में जो नवीन रचनाकार हैं, नवीन जो कवि हैं, एक तो नवीन कवि हैं और कुछ गिने चुने उसमें साहित्यिक मिक्सअप टाइप का एक लोगों का मंच से सभी ऑडियंस को, सभी श्रोताओं को हम लोग काव्य पाठ के माध्यम से महान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी सत्येंद्र सिंह जी को याद कर रहे हैं। और वहीं हम लोग उनकी याद में जो कि एक मुहिम चली हुई पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण की, तो हम कुछ पेड़ भी लगाने वाले हैं। कल देर शाम सिडकुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ अज्ञात बदमाशों ने दवा कंपनी में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए, जिनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया। वहीं सनसनीखेज घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी हरिद्वार ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल टीमें गठित की और साथ ही अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। एसएसपी के कड़े दिशा निर्देश पर पूरे जनपद में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुटी हरिद्वार पुलिस को लगभग 12 घंटे के बाद सफलता मिली। वहीं आपको बता दें कि आज सुबह लगभग 7:30 बजे हर्बल चौक पर सिडकुल पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया, जो पुलिस की कड़ी चेकिंग को देखकर कॉलेज की तरफ भागे। पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल का पीछा करने के पर बाईं तरफ कच्चे रास्ते की ओर भागकर कुछ दूरी पर मोटरसाइकिल फिसलने से नीचे गिर गए और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है और तीसरा व्यक्ति झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। कल देर शाम सिडकुल क्षेत्र में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक फैक्ट्री में फायरिंग के दौरान 6 लोगों जो है इंजर्ड हुए थे। उनको पुलिस ने तत्काल हॉस्पिटल में भिजवाया था। उसी के बाद से ही ये जो फरार जो अभियुक्त थे, ये लगातार फरार चल रहे थे और पुलिस इनके लिए लगातार चेकिंग कर रही थी। इनके वेयरबॉट्स को चेक किया जा रहा था। आज सुबह भी जब चेकिंग बदस्तूर जारी चल रही थी तो हरिद्वार में चिन्मय डिग्री कॉलेज के पास में चेकिंग के दौरान ये आते हुए दिखाई दिए और इनके द्वारा जब पुलिस से बचने का प्रयास किया गया और पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। दोनों अभियुक्त, इसमें 2 अभियुक्त जो हैं इनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो इनके द्वारा फायरिंग में पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में ये 2 लोग घायल हुए हैं। इनको तत्काल हॉस्पिटल में भिजवाया गया है, जहां इनका उपचार चल रहा है। आज खेल निदेशालय देहरादून में युवा कल्याण और खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। वहीं बैठक में युवा कल्याण और खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश में प्रस्तावित खेल महाकुंभ 2024 के आयोजन और तैयारी के संबंध में सभी जनपदों के जिला अधिकारियों से वर्चुअल बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि 4 अक्टूबर से प्रदेश में खेल महाकुंभ का शुभारंभ होगा। वहीं खेल महाकुंभ में 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकते हैं। साथ ही मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि ये हमारा मुख्यमंत्री उदयमान और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी खिलाड़ियों के लिए भी सुनहरा अवसर है और इसके अतिरिक्त इस खेल महाकुंभ में उत्तराखंड बोर्ड के विद्यालयों समेत प्रदेश के सभी विद्यालयों के खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं और साथ ही बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। देखिए, हम लोग
4 तारीख से खेल महाकुंभ की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस खेल महाकुंभ की शुरुआत में जनपद के हमारे सभी जिलाधिकारियों से आज वार्ता हुई। उसके संदर्भ में उचित दिशा निर्देश जो है आज निर्गत कर दिए गए हैं और न्याय पंचायत से खेल महाकुंभ की शुरुआत होगी, जिसका समय 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय निर्धारित कर दिया है। फिर न्याय पंचायत के बाद में विकासखंड और विकासखंड के बाद में जनपद और जनपद के बाद में फिर राज्य स्तर पे जो है खेल महाकुंभ का आयोजन होगा और राज्य स्तर पे जो है 15 दिसंबर तक में खेल महाकुंभ को लेके आने तक के लिए जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। चूँकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी होना है तो पर्याप्त समय की आवश्यकता रहेगी, तो इसलिए 15 दिसंबर जो है वह समय निर्धारित कर रखा है जिस समय हमारे खेल महाकुंभ जो है वो राज्य लेवल पर पहुंचेगा। प्रदेश के कृषि और ग्राम्य विकास विभाग मंत्री गणेश जोशी ने आज तीसरे दिन विकास खंड ऊखीमठ के अंतर्गत ग्राम लवारा में बहुउद्देशीय शिविर जनता दरबार के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें दर्ज की गयी। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बहुउद्देशीय शिविर की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जनता की सरकार जनता के कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश के अंदर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन कर स्थानीय स्तर पर ही लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3 दिनों से जनपद में लगातार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत आज 5वें शिविर में स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना गया। इसमें शासन स्तर की समस्याओं को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा, जबकि स्थानीय स्तर की समस्याओं का निराकरण के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर सिंह धामी की सरकार जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को साकार कर रही है। पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह बहुउद्देशीय शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का निराकरण जो है हम लोग कर रहे हैं। मैं भी पिछले 3 दिन से लगातार ये 5वें कैंप में हूँ। जिन समस्याओं का निराकरण तुरंत हो सकता है हमने मौके पे कराया है। जो माननीय मुख्यमंत्री के स्तर की हैं उसको देहरादून में जाकर सीएम से बात कर कराएंगे। जो अन्य विभागीय मंत्री से संबंधित हैं उनको वहाँ से कराएंगे और जनता का जो विश्वास हम पर है उस पर खरा उतरने का काम हम कर रहे हैं। क्योंकि आज जिस स्थान पर हम बैठे हैं बाबा केदार के प्रांगण में, बाबा केदार की भारतीय जनता पार्टी पर चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो विशेष कृपा है। और 2013 की आपदा के बाद यहाँ का कायाकल्प करने का काम किया जो नरेंद्र मोदी जी ने किया और स्थानीय स्तर पर पुष्कर सिंह धामी जी उस काम को कर रहे हैं। अभी जब आपदा आई जुलाई माह में तो 10 करोड़ का पैकेज यहाँ के यात्रा की जो रीढ़ है हमारे खच्चर वाले भाई हमारे छोटे दुकानदार उन लोगों के लिए दिए हैं, जिसमें 10 करोड़ की व्यवस्था हमने की है और 5,600 से अधिक लोग उसका लाभ लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।